हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। डीएनडी न्यूज में आपका स्वागत है। तो आइए आज का करंट अफेयर्स देख लेते हैं। सबसे पहला जो न्यूज है, नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स 2024 से संबंधित है। राष्ट्रों के बीच समृद्धि में अंतर पर किया रिसर्च, 3 अर्थशास्त्रियों को दिया गया है नोबेल पुरस्कार। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज की नोबेल समिति ने कहा कि तीनों अर्थशास्त्रियों ने किसी देश की समृद्धि के लिए सामाजिक संस्थाओं के महत्व को प्रदर्शित किया है। राष्ट्रों के बीच समृद्धि में अंतर पर शोध के लिए डेरेन एसमोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज की नोबेल समिति ने कहा कि तीनों अर्थशास्त्रियों ने किसी देश की समृद्धि के लिए सामाजिक संस्थाओं के महत्व को प्रदर्शित किया है। तो ये देख लीजिए, ये हैं डेरेन एसमोगलू, ये एमआईटी में कार्यरत हैं। फिर है साइमन जॉनसन, ये भी एमआईटी में यूएसए में कार्यरत हैं। और जेम्स ए रॉबिन्सन, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया यूएसए में कार्यरत हैं। समिति ने कहा, कानून के खराब शासन वाले समाज और आबादी का शोषण करने वाली संस्थाएं वृद्धि या बेहतर बदलाव नहीं लाती है। पुरस्कार विजेताओं के शोध से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि ऐसा क्यों होता है। अर्थशास्त्र पुरस्कार को पहले बैंक ऑफ स्वीडिश पुरस्कार के रूप में जाना जाता था। आर्थिक विज्ञान का यह पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। बैंक ऑफ स्वीडन ने 1968 में नोबेल की स्मृति में इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट जो न्यूज है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 से संबंधित है। यह न केवल पीटी के लिए बल्कि मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आइए इसको संपूर्ण रूप में समझ लेते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत को गंभीर श्रेणी में रखा गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में खराब प्रदर्शन जारी रखते हुए भारत 127 देशों की सूची में 105वें स्थान पर है और पड़ोसी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ उन 42 देशों में शामिल है जो गंभीर श्रेणी में आते हैं। 2023 के इंडेक्स में भारत 125 देशों की सूची में 111वें स्थान पर आया था। अंतर्राष्ट्रीय मानवीय एजेंसियों द्वारा 127 देशों में कुपोषण और बाल मृत्यु दर संकेतकों के आधार पर भुखमरी के स्तर को मापने और ट्रैक करने के लिए उपयोग किया जाने वाला वैश्विक भुखमरी सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को 105वें स्थान पर रखा गया है। सूचकांक के हिसाब से यह गंभीर श्रेणी है। 2024 की रिपोर्ट, जो अब अपने 19वें संस्करण में है, इस सप्ताह आयरिश मानवीय संगठन कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मन सहायता एजेंसी वेल्ट हंगर हिल्फ द्वारा प्रकाशित की जाती है। भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ उन 42 देशों में शामिल है जो गंभीर श्रेणी में आते हैं, जबकि अन्य दक्षिण एशियाई देशों में जैसे बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका अपेक्षाकृत बेहतर जीएचआई स्कोर के साथ मध्यम श्रेणी में सूचीबद्ध हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 के वैश्विक भूख सूचकांक में 27.3 के स्कोर के साथ भारत में भूख का स्तर गंभीर है। देखिए, इस सूचकांक को 4 संकेतकों के आधार पर बनाया जाता है: कुपोषण, बच्चों का बौनापन, बच्चों में अवरुद्ध विकास और शिशु मृत्यु दर के आधार। सूचकांक के प्रयोजन के लिए, जैसे अल्प पोषण, तो अल्प पोषण कहते किसको हैं? तो अल्प पोषण को अपर्याप्त कैलोरी पाने वाली आबादी के हिस्से के रूप में परिभाषित किया जाता है। अविकसित किसको कहा जाता है? तो अविकसित का अर्थ 5 वर्ष से कम आयु के उन बच्चों से है जिनकी लंबाई उनकी आयु के अनुसार कम है, जो दीर्घकालीन कुपोषण को दर्शाता है। दुर्बलता का अर्थ है 5 वर्ष से कम आयु के उन बच्चों से है जिनका वजन उनकी लंबाई के अनुसार कम है, जो तीव्र कुपोषण का कारण है। मृत्यु दर का अर्थ अपर्याप्त पोषण और अस्वस्थ वातावरण के घातक मिश्रण से है। इन 4 संकेतकों के मूल्यों के आधार पर प्रत्येक देश के लिए
100 बिंदु पैमाने पर GHI स्कोर की गणना की जाती है, जो भूख की गंभीरता को दर्शाता है। जहां 0 सर्वोत्तम संभव स्कोर जहां भूख नहीं है को दर्शाता है, वहीं 100 सबसे खराब स्कोर को दर्शाता है। भारत का GHI स्कोर 4 घटक संकेतकों के मूल्यांकन पर आधारित है। 13.7% जनसंख्या कुपोषित है। 5 वर्ष से कम आयु के 35.5% बच्चे अविकसित हैं। 18.7% बच्चे दुर्बलता से ग्रस्त हैं तथा 2.9% बच्चे अपने 5वें जन्मदिन से पहले ही मर जाते हैं। GHI में भारत का खराब प्रदर्शन लगातार जारी है। 2023 ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 125 देशों की सूची में 111वें स्थान पर आया था। यह 2022 की तुलना में 4 स्थान और फिसला है। वैश्विक भूख सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग 101 था। अपने विश्लेषण के आधार पर रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकाला है कि 2030 तक शून्य भुखमरी के संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने की संभावना बहुत कम है। विश्व स्तर पर लगभग 73.3 करोड़ लोग प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में भोजन न मिलने के कारण भूख का सामना करते हैं, जबकि लगभग 2.8 बिलियन लोग पौष्टिक आहार का खर्च वहन नहीं कर पाते हैं। कुछ अफ्रीकी देश GHI स्पेक्ट्रम में खतरनाक श्रेणी के अंतिम छोर पर है, जहां गाजा और सूडान के युद्ध को असाधारण खाद्य संकट का कारण बताया गया है। संघर्ष और गृह कलह के कारण अन्यत्र भी खाद्य संकट उत्पन्न हो रहा है, जिसमें कंगो रिपब्लिक, हैती, माली और सीरिया शामिल है। नेक्स्ट जो न्यूज है, भारत पिछले 5 दशकों में खेतों, मैदानों, चारागाहों और रेगिस्तानों में पाए जाने वाले पक्षियों में आई है गिरावट। देश में जहां गिद्धों की संख्या तेजी से घटी है, वहीं कृषि भूमि, रेगिस्तानों, चारागाहों जैसे क्षेत्रों में पाए जाने वाले पक्षियों की संख्या में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। भारत में पिछले कुछ वर्षों के दौरान पक्षियों की आबादी में गिरावट आई है। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2024 में भी इसकी पुष्टि करते हुए लिखा गया है कि 1992 से 2002 के बीच देश में गिद्धों की संख्या तेजी से घटी है। रिपोर्ट में पिछले 5 दशकों के दौरान अर्धशुष्क क्षेत्रों, घास के मैदान और रेगिस्तानी क्षेत्र जैसे पारिस्थितिकी तंत्र में भी पक्षियों की तेजी से घटती आबादी पर प्रकाश डालता है। गौरतलब है कि इन क्षेत्रों में कृषि भूमि, चारागाह, प्रतिखेत और बंजर भूमि जैसे इंसानों द्वारा परिवर्तित किए गए क्षेत्र भी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 1992 से 2002 के बीच देश में गिद्धों की 3 प्रजातियों सफेद दुम वाले भारतीय और पतली चोंच वाले गिद्धों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है। इस दौरान जहां सफेद दुम वाले और भारतीय गिद्धों की संख्या में 98% की गिरावट आई है। रिपोर्ट में भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके लिए एक अलग खंड बनाया गया है। इसमें गिद्धों की संख्या में आती कमी के लिए मुख्य रूप से डाइक्लोरोफिनेक, एस्क्लोफिनेक, कीटोप्रोफेन और नेमिसुलाइड जैसे दवाओं के उपयोग को जिम्मेवार माना गया है। इनकी गंभीरता को देखते हुए भारत ने पिछले साल एस्क्लोफेनेक और कीटोप्रोफेन पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसी तरह पशुओं के शव में मौजूद जहरीले पदार्थों और हाई वोल्टेज तारों की वजह से लगने वाले बिजली के झटके भी इसकी घटती संख्या के अन्य वजहें हैं। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि मधुमक्खियों की आबादी में भी कमी आई है। उदाहरण के लिए उड़ीसा में 2002 के बाद से देसी मधुमक्खियों की संख्या में 80% की गिरावट दर्ज की गई है। रिपोर्ट में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि मक्खियों, तितलियों, पतंगों और भृगों जैसे परागकण करने वाले जीवों की स्थिति के बारे में बेहद कम जानकारी उपलब्ध है। भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा 2022 के लिए जारी अनुमानों के अनुसार बाघों की संख्या 6.6% की वृद्धि के साथ 3682 से बढ़कर 3925 पर पहुंच गई है। रिपोर्ट में प्रकृति और जैव विविधता में आ रही भारी क्रमिक गिरावट पर भी प्रकाश डाला है।
जो अपरिवर्तनीय बदलाव को जन्म दे सकती है। इन बदलावों को हम क्या कहते हैं? टिपिंग पॉइंट। यह ऐसी स्थिति है जिससे उबरना बेहद मुश्किल होता है। उदाहरण के लिए चेन्नई में शहरीकरण के चलते 1988 से 2019 के बीच आर्द्र भूमियां सिकुड़ गई है। इस शहरी विस्तार के चलते भूमि की जल धारण और भूजल पुनर्भरण की क्षमता घट गई है, जिससे यह क्षेत्र विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के चलते सूखे और बाढ़ के प्रति बेहद संवेदनशील हो गया है। नेक्स्ट न्यूज अंतर्राष्ट्रीय ई-कचरा दिवस के बारे में है। 2030 में 8 करोड़ टन सालाना पैदा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स कचरा। साल 2022 में दुनिया भर में लगभग 6.2 करोड़ टन ई-कचरा पैदा हुआ, जिसमें से केवल 22.3% को ही औपचारिक रूप से एकत्र और रिसाइकिल किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ई-कचरा दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स कचरा या ई-कचरा उन सभी विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों और उनके हिस्सों से आता है जिन्हें बिना उपयोग के कचरे में फेंक दिया जाता है। ई-कचरे में फेंके गए कंप्यूटर मॉनिटर, मदरबोर्ड, मोबाइल फोन और चार्जर, सीडी, हेडफोन, टेलीविजन सेट, एयर कंडीशन और फ्रिज और प्लग, केबल या बैटरी, यूएसबी, कार्ड रीडर, गेम कंसोल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण जैसी कई चीजें शामिल होती हैं। साल 2024 की थीम है ई-कचरे की खोज अभियान में शामिल हो, दोबारा हासिल करें, रिसाइकिल करें और दोबारा उपयोग करें। ई-कचरा प्रबंधन के जरिए हर कोई प्रदूषण में कमी, संसाधन संरक्षण और ऊर्जा और CO2 के उत्सर्जन पर लगाम लगा सकता है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार 2023 में दुनिया भर में प्रति व्यक्ति 8 किलोग्राम ई-कचरा पैदा हुआ। इसका मतलब है कि एक साल के भीतर 6.13 करोड़ टन इलेक्ट्रॉनिक्स कचरा फेंका गया, जो चीन की सबसे बड़ी दीवार के वजन से भी अधिक है। इस कचरे का केवल 17.4%, जिसमें हानिकारक पदार्थ और कीमती सामग्री का मिश्रण है, दुनिया भर में ठीक से एकत्र, उपचारित और पुनर्चक्रित किए जाने के रूप में दर्ज किया गया है। शेष 5.6 करोड़ टन को या तो लैंडफिल में डाल दिया जाता है या जला दिया जाता है या इसका अवैध रूप से व्यापार किया जाता है। यहाँ तक कि यूरोप में, जो ई-कचरा रिसाइक्लिंग में दुनिया में सबसे आगे है, केवल 54% ई-कचरा आधिकारिक तौर पर एकत्र और रिसाइकिल होने की रिपोर्ट है। सार्वजनिक जागरूकता की कमी देशों को इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के लिए सर्कुलर अर्थव्यवस्था विकसित करने से रोक रही है। ILO और WHO का अनुमान है कि दुनिया भर में सही तरीके से रिसाइकिल न करने के क्षेत्र में काम करने वाली लाखों महिलाएं और बाल मजदूर खतरनाक ई-कचरे के संपर्क में खतरे में हैं। नेक्स्ट न्यूज है, नेपाल में केनाइन डिस्टेम्पर से तेंदुए की मौत हो सकती है। तो देखिए, ये जो केनाइन डिस्टेम्पर है, ये एक तरीके का वायरस है। ये नेपाल में सामान्यतः तेंदुए को पैंथेरा पार्डस भी कहते हैं, ये फैल रहा है, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो रही है। नेक्स्ट न्यूज है, श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 नवंबर से शुरू होगी। तो श्रीनगर का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 नवंबर से 23 नवंबर तक जम्मू कश्मीर में शुरू होने वाला है। जम्मू में कार्यक्रम का उद्घाटन समारोह बागे बहू में होगा और फिल्मों की स्क्रीनिंग अभिनव थिएटर में होगी और श्रीनगर में यह टैगोर हॉल में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट जो न्यूज है वो पॉलिटी से संबंधित है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में 5 विधायकों को मनोनीत करने के LG के अधिकार के खिलाफ याचिका पर विचार करने से किया इनकार। उच्चतम न्यायालय ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा में 5 सदस्यों को नामित करने के अधिकार को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। हाल ही में संपन्न चुनाव में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन को 90 सदस्यीय विधानसभा में 48 सीटों के साथ बहुमत मिला है। तो याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिमन्यु सिंघवी ने कहा कि इस तरह के मनोनयन से चुनावी फैसले पर असर पड़ सकता है और यह संविधान के मूल ढांचे से जुड़ा मुद्दा है।
सिंघवी ने यह भी कहा कि हम बहुमत से 3 अधिक हैं, बाकी सभी का योग 42 है। अगर आप 5 को नामांकित करते हैं तो वे 47 हो जाते हैं और मैं 48 हो जाता हूं। आपको बस एक और व्यक्ति को लाना है। आप आसानी से निर्वाचित जनादेश को नकार सकते हैं। संख्याओं के चुनावी फैसले को नकारा जा सकता है। तो ये एक गंभीर मुद्दा है। इस पर जो पीठ है उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल की उक्त शक्ति का अभी तक प्रयोग नहीं किया गया है और याचिकाकर्ता को पहले उच्च न्यायालय जाना चाहिए। पीठ ने उच्च न्यायालय जाने की स्वतंत्रता दी है। जिन मामलों में हमने पहली बार याचिका पर विचार किया, उनमें हमने पाया कि कई चीजें हमसे छूट गई हैं, ऐसा पीठ का कहना है। पीठ ने कहा कि वह संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है और स्पष्ट किया कि उसने इन मुद्दों के गुण दोषों पर कोई राय व्यक्त नहीं की है। नेक्स्ट न्यूज है, आंध्र प्रदेश सरकार ने अमरावती में रतन टाटा इनोवेशन हब स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो इसमें वहां के मुख्यमंत्री ने कहा कि रतन टाटा इनोवेशन हब 5 अन्य क्षेत्रों और केंद्रों से जुड़ जाएगा, जिन्हें उभरते क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी और कौशल उन्नयन की सुविधा के लिए प्रतिष्ठित किया जाएगा, जिससे व्यावसायिक समूहों को मार्गदर्शन मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज है, एएनआरएफ ने शुरुआती करियर शोधकर्ताओं ईवी मिशन के लिए अनुदान की घोषणा की। भारत के राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन ने 2 अनुदानों की घोषणा की है, एक शुरुआती करियर वाले शोधकर्ताओं के लिए और दूसरा देश में इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन घटकों के लिए एक मजबूत अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन ने प्रधानमंत्री प्रारंभिक कैरियर अनुसंधान अनुदान और उच्च प्रभाव वाले क्षेत्रों में उन्नति के लिए मिशन इलेक्ट्रिक वाहन की घोषणा की है। अब देखिए कि एएनआरएफ क्या है। तो एएनआरएफ का संचालन 10 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक के साथ शुरू हुआ है। पीएमईसीआरजी क्या है? तो पीएमईसीआरजी को लचीले बजट के साथ डिजाइन किया गया है तथा इसमें अनुसंधान को आसान बनाने के लिए प्रगतिशील पहलों को शामिल किया गया है। इससे होगा क्या कि उच्च गुणवत्ता वाले नवीन अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा, शोधकर्ताओं को ज्ञान की सीमाओं का विस्तार करने में मदद मिलेगी, तकनीकी प्रगति को बढ़ावा मिलेगा और भारत को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने में योगदान मिलेगा। महा ईवी मिशन क्या है? तो महा ईवी मिशन को इलेक्ट्रिक वाहन घटकों, विशेष रूप से बैटरी सेल, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मिशन और ड्राइव और चार्जिंग बुनियादी ढांचों के लिए एक मजबूत अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट जो न्यूज है, असम में पोवितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य पर्यटकों के लिए फिर से खुला। तो देखिए, पोवितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो असम में। यह एक सींग वाले गेंडे के लिए लोकप्रिय है, क्योंकि मानसून में इसे बंद कर दिया गया था, तो पुनः पर्यटन के लिए खुल रहा है। तो देखिए, पोवितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है 38.85 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और यहाँ गेंडों का घनत्व सबसे अधिक है, जो घास के मैदान और आर्द्रभूमि आवास प्रदान करता है। यहाँ 107 गेंडों, 500 से अधिक जंगली भैंसों, हजारों हिरणों और लगभग 385 प्रवासी पक्षियों की प्रजातियों का यह घर है। तो देखिए, CII बायो एनर्जी समिट हुआ है और यह नई दिल्ली में 12वें CII बायो एनर्जी शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया, जहां केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसका उद्घाटन किया। और देखिए, इसका थीम क्या है? तो भविष्य को बढ़ावा देना भारत के हरित विकास लक्ष्यों को सुरक्षित करता है। इसके साथ ही मंत्री जी ने कहा कि डीजल में 15% इथेनॉल मिलाने को लेकर अनुसंधान उन्नत चरण पे है। सरकार ठोस सबूतों के आधार पर इसे प्राथमिकता देने की संभावनाओं पर विचार कर रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में इथेनॉल मिश्रण 2014 में 1.53% से बढ़कर 2024 में 15% हो गया है
इस प्रगति से प्रेरित होकर सरकार ने 2025 तक पेट्रोल में 25% मिश्रण तक पहुंचने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि इथेनॉल पंप इथेनॉल उत्पादन को पूरकता प्रदान करेंगे और इथेनॉल से चलने वाली वाहनों को लॉन्च करने की दिशा में 4 राज्य कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र तेजी से काम कर रहे हैं। इसी में सीएनजी पर भी बात की गई और ये बताया गया कि सीएनजी में 475 से ज़्यादा परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं और पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कर्नाटक समेत कई राज्यों में 40 से ज़्यादा परियोजनाएं शुरू हो चुकी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि चावल के भूसी के इस्तेमाल की वजह से व्यवहार्यता बढ़ सकती है। वर्तमान में चावल के भूसी से सीएनजी रूपांतरण अनुपात लगभग 5:1 टन में है। इसके साथ ही केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान इस बात पर भी शोध कर रहा है कि बायो बिटुमेन का उत्पादन करके हम बिटुमेन के आयात को कैसे कम कर सकते हैं। तो आप कमेंट में बताइए बायो बिटुमेन का उपयोग कहाँ किया जाता है। नेक्स्ट है USISPF शिखर सम्मेलन हुआ है और यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो नई दिल्ली में यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत के नेतृत्व में ही हुआ है। भारत में अब सबसे बेहतरीन वायरलेस इकोसिस्टम है जो चीन के बाद दूसरे नंबर पर आ गया है। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम का उद्देश्य अमेरिका और भारत के बीच में एक शक्तिशाली साझेदारी बनाना है। यह एकमात्र स्वतंत्र गैर लाभकारी संस्था है जो अमेरिका भारत साझेदारी को मजबूत करने के लिए समर्पित है। नेक्स्ट जो न्यूज है, सरकार ने 8 आवश्यक दवाओं के मूल्य में 50% की वृद्धि की मंजूरी दे दी है क्योंकि जो उत्पादनकर्ता थे उन्होंने कहा कि उत्पादन लागत बढ़ रही है और अभी का जो रेट है वो अव्यवहारिक है। तो इसलिए अस्थमा, ग्लूकोमा, थैलेसीमिया, तपेदिक और मानसिक स्वास्थ्य के रोगियों को उक्त दवाओं की आवश्यकता होती है। इसका जो दाम है 50% बढ़ा दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, नोटिफिकेशन पाएं। धन्यवाद।